चलिए तो शो की शुरुआत फंड का फंडा हमारे बेहद खास सेगमेंट के साथ, जहां पर हम रोज़ाना एक फ़ंड पर बात करते हैं और वो फंड जिस सेक्टर से जुड़ा होता है उस सेक्टर पर बात करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ बहुत ही दिग्गज मार्केट वॉइस भी जुड़ गई है। बात हो रही है हर्ष उपाध्याय की, CIO इक्विटी कोटक AMC। हर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। और आज न सिर्फ आप ब्लू चिप फंड पर राय रखने वाले हैं, बल्कि आप हमारे साथ हैं तो बाजार की दशा और दिशा पर तो बात करना बनता ही है। पर थोड़ा सा दर्शकों को बता दें, हर्षा उपाध्याय केवल एक नहीं, यहाँ पर ढेर सारे फंड्स हैं इस कोटक AMC में जो ये संभालते हैं। और लगभग मेरे ख्याल से 3,200 करोड़ से ज़्यादा का एक AUM में होगा मेरे ख्याल से, जो केवल इन्हीं के अंडर होगा। तो ओवरऑल अगर हम ब्लू चिप फंड की स्ट्रैटेजी इनसे जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उसके बाद चलिए बाजार को लेकर कोई बात कर लेते हैं, क्योंकि हर्षा बहुत सारी बाज़ार को लेके ट्रिगर्स हैं। जिस तरह से हमने एक जो पॉलिटिकल अनिश्चितता आती हुई देखी है, उसके चलते हमने कमोडिटी प्राइसेस और सोना और कच्चा तेल वगैरह पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखा। पिछला महीना कुछ ऐसा गुजरा जहां पर हमने FIIs की बहुत मजबूत सेलिंग भी होती हुई देखी है। हम US बॉन्ड्स की बात करें तो उनमें एक राइस भी देखा गया है, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है आने वाले वक्त में FIIs की सेलिंग जो है वो ज़्यादा होगी। और ज़्यादातर जो है लार्ज कैप्स की ओर ही देखा जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा उनकी बाइंग होती है। तो इवन इफ हम कह रहे हैं लार्ज कैप्स एक कंफर्टेबल लेवल पर पहुँच चुके हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा और प्रेशर उस पर पड़े। हालांकि आपकी एनालिसिस क्या होगी ये भी हम जानना चाहेंगे। तो हाँ, और उसके साथ साथ हमारे देश में अब इलेक्शंस का भी एक मोड शुरू हो चुका है। तिमाही नतीजे भी आ रहे हैं जो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फ़र्क डालेंगे, असर डालेंगे। तो हर्षा, आप किस तरह से बाजार को फिलहाल पढ़ पा रहे हैं? बाजार में थोड़ा सा ब्रेक लगता है, लेकिन उसके बाद बाजार उस ब्रेक को पार करके आगे निकलने की कोशिश भी कर रहा है। तो कैसे समझेंगे हम इस बाजार की चाल को फिलहाल? कविता, हमारे हिसाब से अगर मार्केट को देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन फेज बोल सकते हैं, जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। एक रेंज में मार्केट मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि ये शायद और कुछ हफ्ते के लिए परसिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो अर्निंग सीजन है यहाँ पे आपको ऐसे कुछ नए पॉजिटिव ट्रिगर शायद ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। लेकिन इस साल इस क्वार्टर्स के अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं, वो करीब 6 से 7% आएगा निफ्टी बास्केट के लिए। लेकिन जरूर यह है कि फाइनेंशियल ईयर 24 को अगर आप पूरा कंपेयर करते हैं तो ये 20-21% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर का अर्निंग्स है वो कुछ खास नहीं दिखेगा। लास्ट ईयर का जो फोर्थ क्वार्टर का बेस था वो थोड़ा बहुत अनफेवरेबल बोल सकते हैं, हाई बेस था। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये अर्निंग सीजन में कोई ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर शायद ही मार्केट को मिले। और जैसे आपने बताया, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं या इंटरेस्ट रेट सिचुएशन देखते हैं या कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है, ये सबको भी देखते हैं, तो कहीं पे भी ऐसे कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप मार्केट को देखते हैं तो शायद ये कंसोलिडेशन फेज में और थोड़ा समय बिताए। ये तो हर्षा के मुताबिक कंसोलिडेशन का एक फेज़ है जो हमें बाजार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह के फेज़ में अमूमन क्या करना चाहिए निवेशकों को? शांत बैठे रहें साइडलाइंस पर हर्षा, कुछ करे नहीं, कुछ बदलाव नहीं करे, केवल वेट एंड वॉच की एक रणनीति जो अपनानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म ऐसे नीजर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले क्रूड ऑयल जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए एक बार 90 पार भी कर दिया था एक्चुअली। तो उस हिसाब से लग रहा था कि शायद ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा, तो ये 90 से 95 100 तक भी क्या जा सकता है, उसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जिसने भी उस दिन जो भी नीजर्क रिएक्शन से बेचा होगा या अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू किया होगा, उनको आज के दिन में लगता है कि शायद वो एक दिन रुक के वो सब डिसीजंस को सेटल होने के बाद करना चाहिए था। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप फंड में निवेश कर रहे हैं, आप 1 हफ्ते के लिए 2 महीने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, आप तो लंबे अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज में आपको कोई नीजर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए और एक तरफ से स्टैगर्ड डिसिप्लिन अप्रोच रखना चाहिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स करते रहे आए हैं SIP के जरिए, वो कंटिन्यू रखना चाहिए। ये आपने
काफ़ी उम्दा बात कही है, क्योंकि पता है हर्षा, होता क्या है निवेशकों में अब इस तरह की खबरें आती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की खबरें आती हैं, तो उनको लगता है कि बाजार आज नहीं तो कल रिएक्ट करेगा, और इसीलिए वो भी डरे सहमे और परेशान रहते हैं। तो अगर आपने लंबा अवधि का एक समय ले रखा है और अगर आपने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपनी रणनीति बांधी हुई है, तो आप अपनी SIPs को कम से कम जो है वो बरकरार रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हर्षा, ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो हमारे हाथ में है नहीं फिलहाल, वो जब होगा वैसे बाजार उस पर रिएक्ट भी करेगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अर्निंग सीजन पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे बाजारों पर उसकी दिशा को ड्राइव करेगा, राइट? सो इसका इम्पैक्ट आपको कितना दिखाई दे रहा है? और क्योंकि वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें अक्रॉस द बोर्ड जो है, ख़ासतौर से अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें, तो कितना रूम है डिसअपॉइंटमेंट का, या आपको लगता है कि फ़िलहाल वैल्यूएशंस ऐसे हैं कि आप जो है ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और बाज़ार को लेके अनिश्चितता ज़्यादा संभाल नहीं पा रहे या पाएंगे? कविता, अगर आप लार्ज कैप की वैल्यूएशन देखते हैं, जैसे निफ्टी बास्केट का हो गया, तो यहाँ पे शायद 5 या 6% लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर चल रहा है आज का जो वैल्यूएशन। लेकिन अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 26 का, यानी कि अगले 2 साल का, तो वहाँ पे करीब करीब 15-16% का अर्निंग्स ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन कोई भी रीजन के लिए आ सकता है आज के दिन में, स्पेशली निफ्टी या लार्ज कैप बास्केट में। ये हो सकता है कि एक ये जो कंसोलिडेशन फेज जैसे हमने जिक्र किया 2-3 महीने का जो चल रहा है, वो शायद और थोड़ा कंटिन्यू हो जाए, या हो सकता है थोड़ा शैलो करेक्शन होके फिर वापस आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ना अर्निंग्स सीजन में दिखाई दे रहा है, ना वैल्यूएशन में इतना महंगा वैल्यूएशन है कि बहुत बड़ा नेगेटिव मार्केट रिएक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप को देखते हैं, तो वहां पे तो जरूर वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, और वहां पे कोई अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट होता है तो वहां पे ज्यादा डाउनसाइड हो सकता है। लेकिन आज के दिन में लार्ज कैप में ना के बराबर वैल्यूएशन रिस्क है बहुत। हर्षा, आपके ब्लू चिप फंड की अगर हम बात करते हैं, अब ये बताइए मुझे, लार्ज कैप्स को ओवरऑल लेकर आपकी रणनीति क्या है, या इस फंड को लेकर आपकी रणनीति क्या है? सेक्टर वाइज आप कहाँ पर फ़िलहाल अपने एक्सपोजर को रखे हुए हैं, कहाँ पर आप अंडरवेट हैं, और किस तरह से आपको लगता है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में आपकी नज़र चुनिंदा स्पेसिफिक सेक्टर्स पर रहेंगी जो शायद एक ग्रोथ ड्राइवर्स के तौर पर उभरेंगे? देखिए, ये जो कोटक ब्लू चिप फंड है, ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे रेगुलेटरी मैंडेट यही कहता है कि कम से कम 80% जो निवेश होता है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। यानी कि जो इंडिया के सबसे बड़े 100 कंपनीज जो होते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो उनमें करीब 80% निवेश होना चाहिए। तो हमारा रणनीति यही रहा है कि इसमें जहां पे भी हमें लीडरशिप पोजीशंस दिखाई देते हैं सेक्टर्स में, और जहां पे एक तरफ से सेक्युलर ग्रोथ है और कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां पे हम एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के रखते हैं। जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ये सब सेक्टर्स में हमारा ओवरवेट पोजीशन है। और अगर आप अंडरवेट देखते हैं, वो ज्यादातर जहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस हैं या ग्लोबल बिजनेसेस हैं, वहां पे अंडरवेट पोजीशन है। इसका रैशनल तो बहुत सीधा साधा है। अगर आप डोमेस्टिक ग्रोथ देखते हैं तो वो करीब 7.5% चल रहा है, और कोई भी ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था को देखते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ग्रोथ को देखते हैं या ग्लोबल ग्रोथ को देखते हैं, वहां पे अभी भी सबड्यूड ग्रोथ नजर आ रहा है, और काफी सारे नेगेटिव ट्रिगर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इश्यूज या जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफी कुछ। तो उस चलते हुए एक्सपोर्ट्स पे या ग्लोबल कंपनीज पे काफी कुछ असर अभी भी नेगेटिव हो सकता है। तो हमारा पोर्टफोलियो का जो टिल्ट है इसलिए डोमेस्टिक बिजनेसेस पे है, और डोमेस्टिक बिजनेसेस के अंदर ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, पावर, ये सब में ओवरवेट पोजीशन। अंडरवेट साइड पे आईटी, मेटल्स, ये सब होंगे जहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस हैं, और वहाँ पे हमारा अंडरवेट पोजीशन आज के दिन। मेटल्स को लेकर खासतौर से आपने थोड़ा सा परहेज किया है, क्योंकि काफ़ी हद तक कीमतें ग्लोबल मार्केट ड्रिवन होती है, तो उतार चढ़ाव से बचाने के लिए आपने ये निर्णय लिया है। कोई खास वजह जो आप गिराना चाहेंगे हर्षा? बिल्कुल, जहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस है वहाँ पे या तो डिमांड सप्लाई ग्लोबल मार्केट से तय होता है, जहाँ पे
अगर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस है वहाँ पे अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट पे कोई कुछ खास व्यू नहीं बन रहा है तो आपका एक्सपोर्ट भी हो सकता है कि नरम ही रहे, या कहीं पे कमोडिटीज को देखते हैं तो उनके प्राइसेस इतना कुछ खास नहीं चलेंगे जब तक ग्रोथ में रिवाइवल नहीं दिखेगा। तो ये सब देखते हुए, और ये भी है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ अभी भी दिखाई दे रहा है, और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को एक तुलना करते हैं तो अभी भी डोमेस्टिक बिजनेसेस में ओवरवेट रखने से आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर है। हर्षा, बीच में आईटीज को लेकर तो ये स्टोरी निकली थी कि ये अंडरडॉग साबित हो रहे हैं, और अभी क्योंकि आपने इससे किनारा कर लिया है, इसके पीछे आने वाली तिमाहियों में आपको कोई लगता नहीं है कि सूरत हाल कुछ सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं? हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई ग्रीन शूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अभी इमीडिएटली आपको बहुत बड़ा चेंजेस करना चाहिए। तो जरूर है कि अगले 2 साल में कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा जहाँ पे आपके सेक्टोरल व्यूज चेंज हो सकते हैं या स्टॉक व्यूज चेंज हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप फिर पोर्टफोलियोज भी चेंज करते आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन में जो जो हमारे ओवरवेट पोजीशंस है वहीं पे हमें ज्यादातर कंफर्ट है। अच्छा, पूरे बीएफआई सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरह की आपको लगता है कि दिशा उभरती हुई दिखाई दे रही है, तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? बीएफएसआई में ऐसे कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपको दिलचस्पी है? कि अगर आप बीएफएसआई स्पेशली लार्ज कैप बीएफएसआई सेगमेंट को देखते हैं तो शायद एक ऐसा एक ही सेक्टर होगा जहां पे आज के दिन में भी शायद प्री कोविड लेवल से या उसके भी पहले की लेवल से भी नीचे की वैल्यूएशंस में आपको मिल रहा है। तो जरूर एक रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट इस सेगमेंट में है, लेकिन शॉर्ट टर्म हेडविंड्स भी हैं इस सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आपके अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे बाकी जो डोमेस्टिक सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया था उससे बेहतर आएगा, उससे कम ही आएगा। और अगर आप मार्केट का एवरेज अर्निंग्स ग्रेथ देखते हैं तो अगले 2 साल के लिए 15-16% का आना चाहिए। तो बीएफएसआई में शायद इस लेवल पे आना मुश्किल लग रहा है अगले 2 साल का, अगर सीएजीआर को देखते हैं तो उस हिसाब से एक डिफेंसिव टिल्ट पोर्टफोलियो में जरूर मिलेगा आपको लार्ज कैप बीएफएसआई रखने से, लेकिन आपका आउट परफॉर्मेंस शायद ही आए इस सेक्टर में। अगर कोई भी रीजन के लिए मार्केट में डाउनसाइड आता है तो उस हिसाब से एक आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन का रिस्क इतना नहीं है जितना बाकी मार्केट के सेगमेंट्स में है। लेकिन अगर मार्केट्स यहाँ से अपसाइड मूव दिखाते हैं तो शायद ही बैंकिंग सेक्टर में आपको उतना आउट परफॉर्मेंस मिलेगा, ये हमारा व्यू है। इसीलिए हमारा जो पोजीशनिंग है वो एक तरफ से अंडरवेट एक्सपोजर है इस फंड में। चलिए, ब्लू चिप फंड की बात कर रहे हैं, लार्ज कैप्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक डिबेट जो कि काफ़ी समय से चलता आ रहा है और उस भी आपसे बात करना बनता ही है। लार्ज कैप स्पेस में किसी को अगर अभी दिलचस्पी है, वैसे तो लार्ज कैप्स हर्षा ऐसी कैटेगरी है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें या ना शामिल करें ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो को स्थिरता अगर आपको देनी है और उतार चढ़ाव से बचाना है थोड़ा सा, तो आपके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर्षा, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो एक्सपोजर किस तरह से मिले, एक्टिव फंड के जरिए मिले या एक पैसिव फंड के जरिए मिले। पैसिव हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अब देश में। अब मेरे पास अगर एक्टिव लार्ज कैप है तो वो किस तरह से आपको लगता है कि फिलहाल के माहौल में शायद एक पैसिव लार्ज कैप को मात दे पाएगा, या लार्ज कैप होना चाहिए, आप किसी भी तरह से ले लें, एक्टिव ले या पैसिव ले, इंडेक्स ETF जो भी आपको मन करे? देखिए कविता, जरूर ये बोलूंगा कि एक्टिव हो पैसिव हो, सबसे पहले तो कुछ ना कुछ एक्सपोजर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या एक्टिव होना चाहिए, क्या पैसिव होना चाहिए। तो दोनों एडवांटेजेस हैं, दोनों का डिसएडवांटेजेस भी। लेकिन हमें लगता है कि आज के दिन में भी इंडिया में एक्टिव फंड मैनेजर्स का रोल है और आपको आउट परफॉर्मेंस दिला सकते हैं। तो ये जब हम आउट परफॉर्मेंस की बात करें, ये तो नहीं है कि हर क्वार्टर हर महीने आउट परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री should be able to generate outperformance. इस कारण हमें लगता है कि अभी भी एक्टिव फंड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक्टिव फंड्स में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन कौन से फंड्स को आप चूज कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है।
लेकिन आपको ये कोई हेडेक नहीं लेना है, तो सीधा-सीधा पैसिव फंड्स में आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आपको इंडेक्स से थोड़ा नीचे का ही परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन एक तरफ से आपको कोई अ अ एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप निफ्टी ईटीएफ फॉर एग्ज़ाम्पल निवेश करते हैं, तो सिर्फ़ आप निफ्टी को देखते रहें और निफ्टी जैसे चलेगा उसी हिसाब से इस फंड का एनएवी भी ऊपर-नीचे होता रहेगा। तो फंड मैनेजर्स का कोई बड़ा रोल नहीं है क्योंकि इसमें इंडेक्स रेप्लिकेट होता है, कोई एक्टिव पोज़ीशंस नहीं। तो यही एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। अगर आपको कोई भी फंड मैनेजर का बायस नहीं है, फंड हाउस का बायस नहीं चाहिए और सिर्फ आपको निफ्टी से थोड़ा-सा नीचे वाला परफॉर्मेंस से आपका काम चल जाएगा, तो ज़रूर आप पैसिव फंड देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शनैलिटी रखना है कि कहीं न कहीं जाके अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में कहीं न कहीं एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो आप पैसिव फंड से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसके लिए आपको एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ही ढूँढना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो महत्व हुआ एक्टिव लार्ज कैप्स का आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन अब थोड़ा सा हम मिड कैप स्मॉल कैप की भी कहानी पर बात कर लेते हैं। और साथ ही हर्ष, ये भी बताइएगा कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा एलोकेशन करने का अब समय आ चुका है क्या? अब वैसे तो जब भी आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अक्रॉस मार्केट कैप्स आपका डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर में हैं, अगर हम मिड कैप्स की बात करें और स्मॉल कैप्स की बात करें, क्या वहाँ से प्रॉफिट में अगर हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल कर लार्ज कैप्स की ओर शिफ्ट कर देना चाहिए? क्या इस तरह का रीएलोकेशन या शफलिंग करने का समय आ गया है पोर्टफोलियो के लेवल पर, हर्षा? कविता, बिल्कुल आपने ये सही बताया कि कोई भी पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप्स को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये सब लीडरशिप वाले कंपनीज हैं जहाँ पे साइकिल्स का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। एक तरफ से एस्टैब्लिश्ड वेल ब्रांडेड कंपनीज बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से एक ज़रूर एक एक्सपोजर लार्ज कैप फंड्स में होनी चाहिए। अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो जैसे हमने बोला 5 या 6% का ओवर वैल्यूएशन है लार्ज कैप्स में, जो 1-2 महीने का साइडवेज मार्केट में या थोड़ा बहुत शैलो करेक्शन या थोड़ा बहुत अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर अगर एक्चुअल नतीजे आते हैं तो उससे कवर हो जाएगा। तो यानी कि वैल्यूएशन रिस्क को आपको अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी में इतना ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन अगर आप मिड कैप कैटेगरी को देखते हैं, वहाँ पे करीब-करीब 20 से 25% का ओवर वैल्यूएशन एक तरफ से बोल सकते हैं अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करते हैं। तो स्मॉल कैप में अगर आप देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है, करीब 45% का ओवर वैल्यूएशन। तो इसका यही है कि अगर कोई भी नेगेटिव मार्केट में आता है या कोई बिजनेसेस पे आता है, तो अगर वैल्यूएशन रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे डाउनसाइड बड़ा हो सकता है। आज के दिन में कोई ऐसा वैल्यूएशन नीचे लाने वाला कोई बड़ा रिस्क नहीं दिख रहा है, लेकिन एक हर निवेश जो करते हैं, हर एक इन्वेस्टर उस पे एक तरह से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अगर आप 40-45% का प्रीमियम देके खरीद रहे हैं, तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट का गुंजाइश नहीं रहता। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एटलीस्ट इस माहौल में और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, तो वो मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए, वो सब लार्ज कैप में होना चाहिए। एक तरफ से 60-40 या 70-30 का प्रोपोर्शन लार्ज कैप पे फेवर पे आज के दिन में होना चाहिए। ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जहाँ पे वैल्यूएशन रिस्क है, वो कहीं न कहीं आपको आगे जाके कुछ ना कुछ एक हिकअप आ सकता है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एक प्रूडेंट एसेट एलोकेशन करके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो हमने काफ़ी विस्तार से ब्लू चिप फंड पर बात की है कोटक की, और साथ ही लार्ज कैप में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। मत भूलिएगा कि आप अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर आप रणनीति बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो किसी फाइनेंशियल गोल से जुड़ी हुई हो और उसके मुताबिक आप अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजीज बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा, आपका समय निकाला, इतने इत्मीनान से और विस्तार से बात की हमारे दर्शकों से। धन्यवाद। चलिए, तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में फिलहाल फंड का फंडा में आज तो बात हो गई है कोटक ब्लू चिप फंड की, लेकिन इसके अलावा अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ही जुड़े हुए, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप कर देने हैं अपने सवाल, और साथ ही अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर हम लाइव होते हैं और आपके सवाल जो हैं हम शो में शामिल करते हैं। तो चलिए, फिलहाल तो एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार विश्वजीत पराशर और पंकज मटपाल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग इस ब्रेक के बाद।